Hello students, welcome to Biochem Education, your pocket NEET Academy, and I am your bio teacher Shivangi Soni. So here our lecture number 1 from class 12th from unit number 6. The chapter name is Reproduction in Organism. जी हाँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे लोअर टू हायर एनिमल्स या लोअर टू हायर प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का और रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, कितनी अद्भुत है ना ये दुनिया, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म से भरी हुई. आखिर आपने क्या कभी सोचा कि ये जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो ख़त्म क्यों नहीं होती, कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है. चाहे बात कर ले ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की या बात कर ले किसी बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट के एग्जिस्टेंस की, ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रहती है, वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज़ रिप्रोडक्शन. जी हाँ, रिप्रोडक्शन, इसी चैप्टर को आज हम एलाबरेटली डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर दैट वी हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन मैंने पहले यहाँ पर मेंशन करके रखा है, तो आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन. एज वी ऑल नो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ऑन दिस अर्थ फॉर ओनली अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कोई भी जीव जो इस अर्थ पर अपना अस्तित्व रखता है वो एक निश्चित समय के लिए ही अपनी अवस्था को बनाए रख सकता है. यानी जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है. जन्म लेने के बाद मरना अवश्य है, और ये जो जन्म से लेकर मरने तक का जो पीरियड्स होता है, द पीरियड बिटवीन द बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. सो बर्थ से लेकर का नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड्स होता है स्टूडेंट्स, उसे हम किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बोलते हैं. अब बात आती है पीरियड्स की. तो ये पीरियड्स क्या है? क्या ये सारे पीरियड्स सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसे होते हैं? जी नहीं, ये सारे पीरियड्स हर ऑर्गेनिज्म में वैरी करते हैं. ठीक है, अगर बात कर ले हम पैरट की या फिर क्रो की, तो हम देखेंगे कि दोनों के साइजेस एक जैसे हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों के एज में इतना डिफरेंस. क्रो सर्वाइव करता है 25 ईयर्स, उसकी ऑलमोस्ट उसकी एक एज मानी जाती है, उसका लाइफ स्पैन माना जाता है. जबकि बात कर ले पैरट की तो मोर देन 100 ईयर्स वो सर्वाइव करता है. तो जो लाइफ स्पैन होता है या लाइफ स्पैन का जो पीरियड होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है. अगर बात कर ले मैंगो ट्री और बैनियन ट्री की, तो वी सी कि देयर आर मच सिमिलैरिटी इन बोथ द ट्रीज़. साइज़ की बात कर ले, हर तरीके से उनकी चौड़ाई की बात कर ले, वो एक जैसे दिखते हैं, बट कितना डिफरेंस है उनके लाइफ स्पैन में. हमारा मैंगो ट्री कुछ ही ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बैनियन ट्री मोर देन 200 ईयर्स तक उसका सर्वाइवल पीरियड होता है, उसका लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है. तो किसी भी इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के साइज़ को देखकर हम उसके लाइफ स्पैन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते. जैसे अगर बात कर ले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात कर ले? हियर इज़ नो प्लेस. जी हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दे आर इमॉर्टल. मतलब ये नेचुरल डेथ से कभी नहीं मरते, जबकि इनकी साइज़ तो इतनी ज़्यादा छोटी है कि हम इन्हें नेकेड आई से देख ही नहीं सकते. तो हुआ ना ये क्लियर कि लाइफ स्पैन पे साइज़ मैटर नहीं करता. लेकिन कोई भी इंडिविजुअल जो इस अर्थ पर आया है उसे जाना ही है. ठीक है, तो यही बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड्स होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन. आपके NCERT की बुक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का पिक्चर दिया हुआ है और कुछ फिल करने के लिए वहाँ पर एरिया छोड़ा गया है जहाँ आपको बताना है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने ईयर्स तक सर्वाइव करता है या उसका लाइफ स्पैन कितना है. तो मैंने आपके लिए पहले से करके रखा है. यू कैन सी दिस. बनाना ट्री 25 years,
elephant 60 to 90 years, rose 5 to 7 years, parrot 140 years, banyan tree more than 200 years. It might be more than that. Horse 60 years, crocodile 60 years, same. Rice plant, हम जानते हैं सब सीजनल प्लांट हैं, तो इनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 महीने में ख़त्म. टर्टवाइज कितना छोटा एनिमल है, 100 to 150 ईयर सर्वाइव करता है. हुई ना अद्भुत चीज़ें. डॉग 20 to 50 ईयर्स. और बात कर ले अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमन की केस में आप क्या कहोगे? माना जाता था एक औसतन एक ह्यूमन 100 ईयर्स तक अपने जीवन को जीता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस मिलते हैं कि मोर देन 100 ईयर्स, 120 साल या 130 साल की महिला या पुरुष भी देखे जाते हैं. और बात कर लें आजकल के टाइम के जिस हिसाब से हमारे लाइफ का स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, तो उसमें लाइफ स्पैन भी काफ़ी छोटी होती जा रही है. ठीक है, मान सकते हैं 60 से 65-70 साल के बीच में ह्यूमन नेचुरल डेथ को प्राप्त कर लेता है. तो ये रही बात हमारे लाइफ स्पैन की. अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, रिप्रोडक्शन. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रब ऑल दिस थिंग्स. सो आप स्क्रीनशॉट ले लो. So let us discuss about the reproduction process. What is reproduction process? Students, it is a biologically process. ठीक है, it is a biological process in which the parent give rise their young ones. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं. यानी अगर इस अर्थ पर आप देखते हो कि लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा टर्म है? रिप्रोडक्शन. और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे पेरेंट अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. अपने ही जैसे यानी सेम काइंड मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि अगर ह्यूमन है तो उसका जो बेबी होगा वो ह्यूमन बेबी ही होगा. मंकी है तो उसका बेबी मंकी ही होगा. इसी तरह का जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा वो अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है. ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं फिर उसके बाद क्या होता है. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जब यंग वन प्रोड्यूस होते हैं तो वो भी कुछ टाइम के बाद एज वाइज ग्रो करते हैं एंड मिच्योर करते हैं. दे ग्रो एंड मिच्योर एंड दे अगेन रिप्रोड्यूस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी. दिस इज व्हाट द लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. और यही वो क्रिया है जिससे कंटिन्यूटी ऑफ बनी रहती है. रिप्रोडक्शन ही है जो किसी स्पीसीज़ को कंटिन्यूटी बनाए रखने में हेल्प करता है और जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चलती आती है. समझ में आया आपको? और यही जो कंटिन्यूटी होती है इसी को हम कहते हैं लाइफ साइकिल. क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल. बर्थ, किसी इंडिविजुअल ने बर्थ किया, ग्रोथ किया, कैपेसिटी आई, उसने रिप्रोडक्शन किया और अपने ही जैसे फिर यंग वंस को बना दिया. बाद में एक एज आने के बाद वो डेथ कर गया, यानी उसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई. बट उसने जो यंग वंस प्रोड्यूस किया है अब वो एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा, वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद फिर उससे जो बेबी होगा वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा. ऐसे ही हमारे अर्थ पर लाइफ साइकिल चलती रहती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की. समझ में आया आपको? आई होप आपको रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको 2 टाइप्स मेंशन किए हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर फिजियोलॉजी अलग अलग रखता है. उसके अंदर की जो कार्य प्रणाली होती है, इंटरनल उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका मॉर्फोलॉजी एज वेल एज उसकी साइजेस अलग अलग होती हैं. तो उसमें रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है.
ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं उसी तरीके से इंसेक्ट भी करें, या उसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करें, या उसी तरीके से प्लांट भी करें। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे से वैरी करते हैं। चाहे तो बात कर ले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की या बात कर ले हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी की, हमारा सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यही कारण है कि हम अलग अलग प्रोसेस से अपनी पीढ़ी को, अपने जेनरेशन को बढ़ाते हैं। तो आइए देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ का मतलब होता है नो, तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें सेक्स का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट गैमेट। Asexual reproduction is a process in which single parent involve, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की, मेल एंड फीमेल चाहिए बच्चे को पैदा करने के लिए। यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्स का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा। असेक्सुअल विथ और विदाउट गैमेट। अब ये भी चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनके पास गैमेट हो सकता है या फिर गैमेट नहीं हो सकता। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि गैमेट हो। ठीक है, गैमेट हो, गैमेट की ज़रूरत असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं पड़ती है, बल्कि बॉडी के किसी भी हिस्से से ये अपने ही जैसे दूसरे बच्चे यानी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मैंने क्लोन मेंशन किया। व्हाट इज़ क्लोन? क्लोन ये टर्म यूज़ होता है उन ऑफस्प्रिंग के लिए जो जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी हूबहू अपने पेरेंट की क्या होते हैं, ज़ेरॉक्स कॉपी होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनसे क्लोन बनते हैं, मतलब वो बाहर से अंदर से बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट के समान होते हैं। क्यों होते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, वहाँ कहीं से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ कि मदर का आया और फादर का आया या अलग अलग जगह से आया जीन्स। तो इसी वजह से जो क्लोन बनता है या जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी होता है, फोटो कॉपी होता है। समझ में आ गया बच्चों? ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम से ही क्लियर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व और अ इंडिविजुअल पार्टिसिपेट टू मेक गैमेट्स एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर। ठीक है, सिंपल वर्ड में ऐसे समझ लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी एक ही पार्टनर्स के, ठीक है, एक ही पार्टनर से, जैसे हम फूलों की बात कर लें तो कुछ ऐसे फूल होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जैसे गुड़हल का फूल आप देख लीजिए तो वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो एक ही इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग तो हुआ नहीं क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दो पार्ट हैं। तो उनसे क्या होगा, मेल और गैमेट का फ्यूजन होगा और गैमेट के फ्यूजन से, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि इसमें दो पेरेंट अलग अलग हो सकते हैं, मेल और फीमेल, और ये बनाएंगे, ठीक है, गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और इसी फ्यूजन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये गैमेट चाहे तो अलग अलग पेरेंट के भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल पार्टनर के, या फिर एक ही इंडिविजुअल कोई हो सकता है जो मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा और फिर उनका फ्यूजन होगा, तो वो कहलाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की पॉइंट है कि इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने देखा कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो वहाँ आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। जबकि अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता बल्कि बॉडी के किसी भी एक हिस्से से, ठीक है, किसी और विधि से
कोई नया यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सो बच्चों, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, उनकी बॉडी की जो बनावट है वो इल डेवलप्ड है, प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे कि मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साथ में प्लांट्स में भी होता है, साथ में बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है जो लोअर होते हैं, मतलब लोअर एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते। तो हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड इन लोअर एनिमल्स। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में अकर होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। और साथ ही साथ हायर प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से इनको हम जानते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये हमने देखा कि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ, तो आखिर रिप्रोडक्शन कैसे हो गया? जी हाँ, ये सेल डिवीजन के थ्रू हुआ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन भी ऑर्गेनिज्म में होता है उसमें सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है 1 से 2 पार्ट में, जिसके कारण 1 से 2 इंडिविजुअल आराम से बन जाते हैं और एग्जैक्टली वो अपने पेरेंट्स की फ़ोटोकॉपी होते हैं, तभी तो उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बडिंग। बडिंग नाम से ही क्लियर है, बड लाइक स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है यीस्ट की। यहाँ पर एक यीस्ट है और यीस्ट का ये देखिए बीच में जो थैली की तरह रचना आपको दिख रही होगी राउंड राउंड, इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। और ये डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस को शो कर रहा है। अब फेवरेबल कंडीशन आ गई है, यीस्ट को अपनी पीढ़ी बढ़ानी है, क्या होगा? एक आउटग्रोथ उसके मार्जिन्स पे आ जाएगा। ये आउटग्रोथ को ही हम बोलते हैं बड। अब इस बड से कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, आई टेल यू। लुक एट दिस, न्यूक्लियस अब डिवाइड कर रहा है, इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो क्या देखा हमने? माइटोसिस होने के बाद नंबर ऑफ सेल कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं। तो हमने देखा 1 से 2 हो गया यहाँ पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इसी के पास रहा और एक न्यूक्लियस बर्ड्स के पास चला गया। अब ये बर्ड जैसे इसको एकदम फेवरेबल कंडीशन मिला, ये डिटैच हो गया और डिटैच होने के बाद देखा हमने कि इसका ऑफस्प्रिंग बन गया, यानी 1 से 2 तैयार हो गए। तो हमने देखा कि यीस्ट में जो 1 से 2 यानी यीस्ट ने जो अपनी रेप्लिका तैयार की, इसकी थोड़ी सी साइज़ डिफरेंट होती है। ये याद रखिएगा दोस्तों बच्चों कि जो यीस्ट होता है वो अपने जैसे एग्जैक्टली अपने साइज़ के जैसा, ठीक है, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि ये बर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो पेरेंट होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। 2 हाफ्स में, जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इक्वली, तो आप क्या देखते हैं? 1 से 2 ब्रेड तैयार हो गया। उसी तरीके से कुछ लोअर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। अमीबा का बात कर लिया जाए तो अमीबा का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है आपको कि एक अमीबा पेरेंट है, इसमें अब ये फेवरेबल कंडीशन आ गई है इनकी। फेवरेबल कंडीशन में इन्होंने देखा कि भाई मेरे को अपनी अब पीढ़ी बढ़ानी है, तो इनका न्यूक्लियस अब डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस जब डिवाइड हुआ तो ये अब 2 पार्ट में बंटने के लिए बिल्कुल रेडी है और अंत में ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन के थ्रू हमें क्या मिलता है? 2 डॉटर्स अमीबी सेल्स। ठीक है, और यही जो 2 डॉटर अमीबी सेल्स हैं, ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स ऑफ अमीबा हैं। तो हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे माइटोसिस होता है और 1 से 2 इंडिविजुअल्स बनते हैं। याद रखिएगा, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा आपके ऑर्गेनिजम्स का, लोअर ऑर्गेनिजम्स का, तो ये क्या करेंगे? असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है लोअर ऑर्गेनिजम्स को, तो वो क्या करते हैं? असेक्सुअल ही रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर
ऐसा माहौल आ जाए कि कंडीशन पूरी चेंज हो जाए, उनको वाटर वगैरह अवेलेबल ना हो, तो क्या होगा, वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा, विषम परिस्थिति होगी, जिसमें वो दूसरी विधियों से अपनी पीढ़ी को बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पीढ़ी को बढ़ाने के लिए उन्हें वाटर के एटलीस्ट एक ड्रॉप तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो उनको फेवरेबल कंडीशन में ही मिलती है। इसीलिए इन्हें जब अपनी संख्या बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, जू स्पोर्स। जू मैंने आपको बताया है, जू का मतलब होता है एनिमल, जानवर। तो जानवर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलते फिरते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं हमारे भाई साहब, ये भी चलते फिरते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ये स्पोर का, जो कि क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। अभी मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है ये पेनिसिलियम एक हमारा ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिज्म, उसमें फॉर्मेशन होता है इसका, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है जो उसके हाईफाई पे लगे होते हैं, और वो कैसे डिटैच हो जाते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कुछ मूव नहीं कर सकते ये, और इनसे कैसे नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं ये हम अभी पिक्चर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। नंबर 5 है गैम्यूल्स। गैम्यूल्स स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, ये भी स्ट्रक्चर्स होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम अभी पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो पहले आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब कर लेती हूँ। सो बच्चों, अभी हमने समझा कि कौन कौन से वो असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है। अब उसको पिक्चर्स के थ्रू हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्लेमाइडोमोनास का एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक तरह की एल्गी होती है जिसमें आप देख रहे होंगे एक सेल है और उससे ज़ूस्पोर्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बर्स्ट करके इसके वॉल को बर्स्ट करके निकल रहे हैं। तो ये जब जियोस्पोर्स बाहर की ओर निकलेंगे और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये अपने ही जैसे नए क्लेमाइडोमोनास को, बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास को बर्थ करेंगे। कैसे होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, क्लेमाइडोमोनास का सेल मैंने बनाया है। अब ये न्यूक्लियस सेल डिवाइड करेगा अपना माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, तो क्या होगा, बहुत सारे बनेंगे, 1 2, 1 से 2, फिर 1 से 2, फिर 1 से 2, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ वॉल क्रिएट करेगा, इस तरीके से वॉल्स बनेंगे। वॉल्स के बाद इसमें फ्लैजिला बनेगा, ठीक है, फ्लैजिला बनेगा, और जब ये फ्लैजिला बन जाएगा तो बहुत सारे रेप्लिका बन जाएंगे, बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे जो कि मोटाइल होते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा ये बस्ट कर जाएगा, ये बस्ट कर जाएगा और ये निकल जाएगा और अपने ही जैसा क्लेमाइडोमोनास बहुत सारे बना लेगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया। आइए बात करते हैं पेनिसिलियम की। पेनिसिलियम इस काइंड ऑफ अ फंगी और फंजाई, जिसमें क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स का मतलब होता है कोनिडिया बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो कोनिडिया को अपने ऊपर बियर करता है, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइफा, ठीक है। यहाँ पर आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, दीज ऑल आर कोनिडिया। कोनिडिया एक एक्सोजीनस स्पोर्स है, क्योंकि देखिए ये बाहर की ओर है, जबकि वी हैव सीन दैट द ज़ूस्पोर्स वर इनसाइड। तो अगर सेल के अंदर कोई स्पोर्स बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर्स, और वहीं दूसरी तरफ जब सेल के बाहर स्पोर्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर्स, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलियम में हमने देखा, ये स्पोर्स क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो सारे स्पोर्स अलग हो जाएंगे और अपने ही जैसे नए पेनिसिलियम को बहुत सारे प्रोड्यूस करेंगे। तो देखा आपने, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि पेनिसिलियम में कौन सा प्रोसेस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। कोनिडिया क्या है, एक्सोजीनस स्पोर्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इट इज़ नॉट अकरिंग इनसाइड द सेल। बात करेंगे अगर हम क्लेमाइडोमोनास की, तो यहाँ आप समझ लीजिए क्लेमाइडोमोनास में मोटाइल स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो एंडोजीनस स्पोर्स होता है, और इसको हम ज़ूस्पोर्स बोलते हैं क्योंकि ये मोटाइल होता है। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पंज। स्पंजेस बहुत सारे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ स्पॉन्जिला का लिया है, उसमें गोल गोल राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। गूगल कर लीजिएगा, उसमें आपको दिखेगा
कि किस तरह का एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर होता है। ये जो गिम्यूल्स आप देख रहे हैं गोल गोल स्ट्रक्चर, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कांटे की तरह कुछ क्रॉस क्रॉस स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इन्हें हम स्पिक्यूल्स कह रहे हैं। स्पिक्यूल्स क्या करता है, जो भी प्रीडेटर्स होते हैं इनसे इनको बचाता है ताकि इनको हार्म ना पहुंचा सके स्पॉन्जेस को, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल या अमीबोसाइट सेल, ठीक है। यही मेन बॉडी होता है, यही रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, जिसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, 1 से 2, फिर 1 से 2, फिर 1 से 2, और इस तरह से जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो माइक्रोपाइल यानी ये जो स्मॉल ओपनिंग है लाइक स्ट्रक्चर, इनसे ये निकल जाते हैं और उसके बाद फिर नए स्पॉन्जेस को गिव राइज करते हैं। तो हमने देखा कि कितने सारे मोड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक्चर के थ्रू समझना है कि अमीबा में नॉन फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ये आपके NCERT की बुक में मेंशन है। सो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ नोट डाउन दिस, और मैं इसे फिर रब कर देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक बर्डिंग, लाइक कोनिडिया फॉर्मेशन, लाइक बाइनरी फिशन एट्सेट्रा। अब मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अमीबा में जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है एनवायरनमेंट में, पानी नहीं अवेलेबल होता है, तब वो किस मोड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, मैंने यहाँ पर एक अमीबा बनाया है, यहाँ पर एक अमीबा का एक सेल है। अमीबा में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उस समय वो अपनी चारों ओर 3 लेयर्स ऑफ सिस्ट क्रिएट कर लेता है, यानी अपने चारों ओर 3 लेयर सिस्ट का क्रिएट कर लेता है। साथ ही साथ अपने स्यूडोपोडिया, जिसे हम इसका फीट भी कहते हैं, इसको ये विड्रॉ कर देता है, मतलब इसको लूज़ कर देता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है जैसा कि मैंने यहाँ पिक्चर में बनाया है। तो ये स्यूडोपोडिया जो है ये लूज़ कर देता है। कब करता है? व्हेन देयर इज़ अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसका जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अनफेवरेबल हो जाए। अब क्या होगा? अब इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये मल्टीपल डिवीज़न करेगा। मल्टीपल डिवीज़न क्या होता है देख लेते हैं। जैसे मानिए ये एक सेल है, मैंने आपको बताया है जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है, उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस का सेल है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, मैंने इसे बाहर बनाया है, डिवाइड करके ये अपने जैसा 1 से 2 बनाया, फिर फर्दर ये भी 2 बनाया, फिर फर्दर ये भी 2 बनाएगा, और इस तरीके से ये चेन चलती रहेगी, ठीक है, सेल डिवीज़न की इसी तरीके से। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब अमीबा बाइनरी फिजन करता है, मतलब 1 से 2 सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब क्या होता है? तब ये मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल मतलब बहुत बार ये टूटता है, लेकिन प्रोसेस सेम है, माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक सेल डिवीज़न ये करता है, और उसके बाद 1 से 2, फिर वो ईच सेल विल बी डिवाइड इनटू 2, फिर फर्दर ईच सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 2, एंड ऐसे सो ऑन डिवाइडेशन होता रहेगा। तो हमने देखा कि 3 लेयरिंग जनरेट हो गई। तो इस प्रोसेस को जब अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को लूज़ कर देता है और साथ में 3 लेयर का एक सिस्ट फॉर्मेशन करता है अपने चारों ओर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। आप समझ लीजिए, व्हाट इज इंसिस्टेशन? व्हेन अमीबा लूज इट pseudopodia and create a 3-layer hard covering around itself, that is called cyst,
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिस्टेशन, एनसिस्टेशन। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि फिर अब ये अपने आप को इसके अंदर प्रोटेक्टेड रखेगा, आराम से इसके अंदर रहेगा ताकि ये इसको कुछ डैमेज ना हो अनफेवरेबल कंडीशन में। फर्दर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, वाटर अवेलेबल होगा, तो क्या होगा, ये फटाफट से अपने अंदर माइटोटिक डिवीजन करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन तो होगा लेकिन ये कई चेन में होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, बहुत सारे अमीबा, छोटे छोटे अमीबी सेल्स बनेंगे और उसमें स्यूडोपोडिया होगा। ठीक है, तो वो अमीबी फिर क्या होंगे, बाद में बस्ट आउट कर जाएंगे और निकल जाएंगे बाहर की ओर, और वो एक नए अमीबा में बर्थ हो जाएंगे। बर्थ मतलब अपने आप को बदल लेंगे, डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम देखेंगे कि इन हायर प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से होता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स स्टडी कर चुके हैं। आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और प्रोसेस समझते हैं जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हायर प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये टर्म। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो लोअर प्लांट हो चाहे वो लोअर एनिमल्स हो, उनके लिए जो टर्म यूज़ होता है उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि इफ़ यू टॉक अबाउट higher plants, then we use the term vegetative reproduction, either vegetative propagation. Clear? Okay. So vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which the parent plant involves, ठीक है, its body involved to give rise another plant. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेरेंट का जो बॉडी होता है उससे, उसके किसी हिस्से से हम देखते हैं कि नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हम कहते हैं सेम है। तो इसमें हम देखेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब डीएनए मिक्सिंग नहीं होती अलग अलग पेरेंट्स की, मदर और फादर सेल्स की। ठीक है, तो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट से बनता है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोजेनी बनेगी या इसमें जो ऑफस्प्रिंग या मतलब बनेगा वो क्लोन बनेगा, मतलब अपने पेरेंट का ज़ेरॉक्स कॉपी, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, अंदर से भी और बाहर से भी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप समझ चुके हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेरेंट प्लांट जो होती है उसके बॉडी पे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीड। अगर सीड की बात होगी तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में आएगा, जो कि हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर प्लांट, पेरेंट प्लांट का कोई भी फ्रेगमेंट, ठीक है, कोई भी हिस्सा टूट कर अपने ही जैसा न्यू प्लांट बनाए ग्रो करा के, तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है? ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे पोटैटो के केस में, ठीक है, पोटैटो के ऊपर अगर आप देखोगे तो ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम आइज़ कहते हैं। ठीक है, इससे भी नया पोटैटो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, रनर ग्लैडियोलस में दिखता है। ऑफसेट टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाटर हाइसिंथ, जिसे हम जलकुंभी कहते हैं, उसमें पाया जाता है। ये अलग अलग टाइप्स हैं। जिस तरीके से हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े, ठीक है, उसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। राइजोम, ये बनाना और जिंजर में पाया जाता है कुछ इस तरीके से। सपोज आपने अदरक लिया, जिंजर लिया, उसमें इस तरह की आपको अगर स्ट्रक्चर दिखा रही है रेशे की तरह, तो यू मे फाइंड इट आउट कि या इट इज़ राइजोम। बल्ब, अनियन में बल्ब ऊपर की ओर पाया जाता है, उससे भी हम न्यू अनियन प्लांट ग्रो करा सकते हैं। सकर, ये मिंट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ पॉइंट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज़ होता है, इसे आप मत भूलिएगा। जबकि इन केस ऑफ हायर प्लांट्स हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टेरर ऑफ बंगाल। व्हाट इज़ टेरर ऑफ बंगाल?
ये जो वाटर हायसिंथ है, वाटर हायसिंथ, ये इसे हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, बच्चों। ये एक तरह का इन्वेसिव वीड है जो बहुत ही तेज़ी से प्रोपेगेट करता है, बहुत ही तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाता है। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर कभी भी हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तेज़ी से कई सारे क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। हमने अभी क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ा, अमीबा के बारे में डिस्कस किया, सबने हमने देखा कि बहुत सारे नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बने। ठीक है, तो ये जो टेरर ऑफ बंगाल है, जो हमारा वाटर हायसिंथ है, इसको बाहर की कंट्री से लाकर इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि पॉन्ड्स थोड़ा देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, ग्रीन ग्रीन लगे। ठीक है, सजाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए लाया गया था, बट ये खतरा बन गया। खतरा इस तरह से बना कि ये स्टैंडिंग वाटर में पहली बात तो पाया जाता है, जो भी रुका हुआ पानी होता है उसमें ये पाया जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगा, इतनी तेज़ी से ग्रो किया तो कोई बात नहीं, चलो आपने ग्रो किया। ग्रो करने के बाद अब आपको खाने पीने की भी ज़रूरत होगी, हर चीज़ की ज़रूरत होगी। वहाँ पर एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए उस इकोसिस्टम में आपको सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी और फाइट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। ठीक है, तो क्या देखा कि जो वाटर क्रिएचर्स उसके अंदर प्रेजेंट थे स्टैंडिंग वाटर में, तो उनके लिए खतरा हो गया। इसने क्या किया, वाटर हायसिंथ ने सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया। ये कर लेता है, जहाँ पर भी पाया जाता है ये कर लेता है, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है ऊपर होने के कारण। ठीक है, अब वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन इसने ले लिया, बाकी नीचे के रहने वाले क्रीचर क्या करेंगे, उनके लिए थ्रेट हो गया, वो मरेंगे, डाई होंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत इसने क्रिएट कर दिया और इसने बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा खतरा किया, इसीलिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे के भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है, एल्गी एंड फंगी या फिर कोई भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर लें, वो फेवरेबल कंडीशन आने पर, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिलने पर, जितना पानी उन्हें चाहिए, जितना खाना उन्हें चाहिए, अगर उनको वो मिल रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करेंगे। क्यों, वाई, क्वेश्चन मार्क, क्यों असेक्सुअली करेंगे, सेक्सुअली भी तो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनता है या ऑफस्प्रिंग बनता है उसकी नंबर्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। और वो कब बढ़ा सकते हैं, जब उनको प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर खाना मिले, तो वो कौन सा होगा, उनका फेवरेबल कंडीशन, नोटेड। और वाइसे वर्सा इन नॉन फेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, ठीक है, तो क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में दिख गई थी क्या, ये रोक दो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे बात कर ले एल्गी एंड फंगी की या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लोअर क्लास का है, ठीक है, वो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, क्या आएगा, फेवरेबल कंडीशन, यानी उसको प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर खाना मिले, ठीक है, तभी वो अपनी एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा। लेकिन क्यों वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फेवरेबल कंडीशन में, वाई, टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन। आपको जब कोई चीज़ अच्छे से मिलेगा तब आप ग्रो करोगे, या फिर जब आपको कमी होगी किसी चीज़ की तब आप ग्रो करोगे। जस्ट थिंक ओवर इट। क्योंकि इन लोअर ऑर्गेनिजम्स को जितना खाना चाहिए, जितना पानी चाहिए वो मिल रहा है, वो उनका फेवरेबल कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में दे विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स पॉपुलेशन, उनको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से मैंने आपको बताया है जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके।
अब बात कर लेते हैं नॉन फेवरेबल कंडीशन की। जब खाने पीने की कमी हो जाए, वाटर की कमी हो जाए, तब क्या करेंगे ये? तब ये लोअर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन तो करना ही है, क्योंकि जब हमको सब कुछ मिल रहा है तब हम ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे अपनी संख्या को, लेकिन जब कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे? तब हम सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल मेन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो आपकी NCERT की बुक में मेंशन है। एक टर्म है नोड। व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज रिलेशन विद द वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स? कुछ प्रोपेगेल्स के बारे में हमने पढ़ा अभी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, जैसे राइजोम के बारे में, ट्यूबर के बारे में और बल्ब के बारे में हमने डिस्कस किया कि इससे हम क्या कर सकते हैं? नए नए, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इन पार्ट का यूज़ करके हम उन्हीं के जैसा क्लोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें नोड का क्या यूजेस है मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टेम, जैसे अगर हम शुगर केन की बात कर लें तो आपने शुगर केन खाया होगा। शुगर केन का इस तरह का जो गांठ वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। और ये जो बीच का जो पोजीशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स, इंटरनोड। तो जितने भी नोड वाले रीजन होते हैं, ठीक है, जितने भी नोड वाले रीजन होते हैं, उससे नया प्लांट जो होता है प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो शुगर केन का ये वाला हिस्सा, नोडल हिस्सा कट करके क्या करते हैं? ज़मीन में गाड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर नया शुगर केन आ जाता है। तो हमने देखा ना कि कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम प्लांट के किसी एक पार्ट से नया प्लांट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स जो भी हमने अभी डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स या स्ट्रक्चर्स पढ़े, जैसे ट्यूबर इन पोटैटो, राइजोम इन बनाना एंड इन जिंजर, और इसी तरह से हमने पढ़ा बल्ब इन अनियन। तो ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे पार्ट हमारे मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। क्या हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। और ये जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, इनके नॉचेस से, यानी इनके नोडल वाले रीजन से क्या होता है, अगर हम उनका यूज़ करें, वो नोड हम निकाल लें, ठीक है, बल्ब और राइजोम और ट्यूबर का यूज़ कर ले और उसको ज़मीन में डाल दे, उसको प्रॉपर एक एटमॉस्फेयर मिले, तो क्या होगा? उससे नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोड वाला जो रीज़न होता है, नोड वाला रीज़न वही रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने के लिए किसी भी स्टेम से। ठीक है, अगर हम स्टेम का कोई भी पार्ट यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पर नोड चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं दीज ऑल आर मॉडिफाइड स्टेम। तो इसका जो नोड वाला पॉइंट होता है, वहीं से ही राइजोम निकला होता है। ठीक है, वहीं से ही ट्यूबर निकला होता है और वहीं से बल्ब निकला होता है। इसी कारण से जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। क्लियर है? ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक लीफ की, जिसको हम ब्रायोफिलम लीफ कहते हैं। इसके नॉचेस से इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं। जब ये डिटैच हो जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है, तो क्या होता है? ब्रायोफिलम का ये पार्ट डिटैच हो जाता है पेरेंट लीफ से, और क्या होता है? बाद में ये सॉइल में जाकर ब्रायोफिलम का एक नया प्लांटलेट बना देता है। इसका गार्डनर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस का, क्योंकि इससे कई नंबर में, मतलब इसके बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये लेक्चर रहा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ओके बच्चों, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट सर्व एज अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? ठीक है, इसमें से कौन, जो 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, कौन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के तौर पर सर्व नहीं किया जा सकता? आंसर नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 1,
अ मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफिलम लीफ, मैंने आपको लीफ बनाकर बताया था, उसके मार्जिन पे मैंने आपको एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हुए बताया था, और ये भी बताया था कि उसको जब हम वो डिटैच होता है और सॉइल में जाता है, प्रॉपर उसको माहौल मिलता है, तो वो क्या करता है, एक न्यू ब्रायोफिलम प्लांटलेट में कन्वर्ट कर लेता है खुद को। ठीक है, तो ये तो हो सकता है। अ पीस ऑफ बनाना राइजोम, मैंने बताया है राइजोम वगैरह क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, तो इससे भी नया बनाना या नया जिंजर वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है। सो ये आंसर भी नहीं है। मिडल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, मैंने बताया था जो शुगर केन का बीच का हिस्सा होता है, इंटरनोड जो होता है, वो रीजन कभी भी नए ऑफ स्प्रिंग को एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो नहीं कर सकता। तो आंसर नंबर 3 इज राइट। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग्स, पोटैटो, अनियन, वाटर हाइसियंथ एंड बनाना। तो वी ऑल नो कि पोटैटो में ट्यूबर होता है, ठीक है, अनियन में बल्ब होता है, ठीक है, और वाटर हाइसियंथ में ऑफसेट टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, और बनाना राइजोम। आई होप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आप सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ के आइएगा, 1-2 पेजेस अच्छे से थॉरोली पढ़ के आइएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।